हेलो गाइस, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैलकुलस लॉ को। लेकिन कैलकुलस लॉ को समझने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, ताकि अपने को डिटेल पता चले। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट था, ग्रीक साइंटिस्ट, जिसका नाम था टॉलेमी। ठीक है, वो साइंटिस्ट ने एक थियरी लिखा था जो था जियोसेंट्रिक थियरी। वो क्या बोलता था कि इस यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ है। क्या है बोलता था? वो अर्थ है। और अर्थ के आजू बाजू में कौन घूमता है? वो बोलता था कि प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, ये सारे किसके आजू बाजू में घूमते हैं? अर्थ के, मतलब अराउंड। लेकिन ये थियरी को सिद्ध किया कि ये रॉन्ग है। किसने? कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। ठीक है, कॉपरनिकस ने एक दूसरी थियरी बताई जो था हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, इस थियरी में उसने क्या बोला कि ये जो सन है ना, ये सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या है? सेंटर है। और इसके आजू बाजू में क्या घूमते हैं? प्लैनेट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग अर्थ, मतलब अर्थ भी घूमता है और दूसरे प्लैनेट्स भी घूमते हैं। ठीक है, मतलब लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जितने भी है सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो ये थियरी बेसिकली करेक्ट था। तो सबसे पहले जो टॉलेमी, जो ग्रीक साइंटिस्ट था, उसका थियरी था कि अर्थ इज सेंटर है, उसके आजू बाजू सब घूमते हैं। बाद में उसको प्रूव किया कि वो रॉन्ग है कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्रू से। और ये बात जान लो कि गैलीलियो के पहले जितने भी एस्ट्रोनॉट या फिर जो भी लोग थे साइंटिस्ट, वो लोग ने किसी ने भी ना टेलीस्कोप के माध्यम से नहीं देखा था। वो सारे लोग नेकेड आईज, मतलब अपनी खुली आंखों से देख के ऑब्जर्वेशन करते थे। मतलब हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि उनका वो अजम्पशन है। ठीक है, उनका वो अजम्पशन है कि ये करेक्ट है, नहीं करेक्ट नहीं है। उसके बाद आए केपलर। केपलर ने 3 लॉ बनाए, लेकिन केपलर ने जो भी लॉ बनाया वो बनाया उनके गुरु बोल सकते हैं, या उनके एडवाइजर, या उनके कोई टीचर के रूप में थे, टाइको ब्राहो बोल के। तो उन्होंने जो बताया था अपने को, उसको उसने थोड़ा सा एडवांस किया, डेवलप किया, थोड़ा राइज किया, थोड़ा बिल्डअप किया बोल सकते हैं केपलर ने। और उन्होंने अपने 3 लॉ बनाए। किसने? केपलर ने। ठीक है, केपलर ने। लेकिन किसके बेस पे? बेस्ड ऑन टाइको ब्राहो। इनके सिद्धांतों पे, इनके प्रिंसिपल्स को क्या किया इन्होंने? थोड़ा बिल्ड किया। और बिल्ड करने के बाद उसने 3 लॉज निकाले। ठीक है, 3 लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ, जो बेस्ड है किसके ऊपर? ऑर्बिट्स के ऊपर। किसके ऊपर? ऑर्बिट्स के ऊपर। मतलब जो प्लैनेट्स घूमते हैं ना सन के आजू बाजू में, वो कैसे घूमते हैं? वो सर्कुलर उनका ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब उनका कक्ष, मतलब वो ट्रैक, जैसे रेलवे की गाड़ी जो ट्रैक पे चलती है ना, तो ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक, फ्लैट ट्रैक, तो वैसा जो प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड, तो वो ट्रैक कैसा था? सर्कुलर था। सर्कुलर तो ये कॉपरनिकस ने बोला कि राउंड और सर्कल ट्रैक है, या सर्कल ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है। लेकिन इन्होंने ऑर्बिट्स को बताया वो सर्कुलर नहीं था। तो क्या बताया वो बताऊंगा। इसके लिए इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे अपने को 10th स्टैंडर्ड बोला है केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स सेकंड लॉ क्या बोलता है? ये बताता है अपने को उसके पीरियड्स के बारे में, और आई मीन एरिया के बारे में। तो केपलर्स लॉ ऑफ एरिया हम बोल सकते हैं। यहाँ पे इसने एरिया के डिटेल्स दिए हैं कि मतलब बेसिकली जो डिस्टेंस है सन से लेके वो प्लैनेट तक का, जो डिस्टेंस कवर किया उसने स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में, वो डिस्टेंस कितना है, इक्वल है, अलग है, वो सब चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। फिलहाल मैं रफ एक दे रहा हूं आपको। और जो केपलर का थर्ड लॉ था, केपलर्स थर्ड लॉ, वो डिपेंड करता था पीरियड के ऊपर। यहाँ पे पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन बेसिकली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। लेकिन अब तक का समरी क्या था कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, ग्रीक साइंटिस्ट, राइट, टॉलेमी, उसने क्या बताया था कि अर्थ सेंटर है और क्या जो सब घूमते हैं। ये मैंने आपको सब डिटेल दिया है। इसका 10th में इस्तेमाल है, 10th का इस्तेमाल स्पेशली केपलर का ही होगा। उसके बाद कॉपरनिकस ने इसको प्रूव किया रॉन्ग। कॉपरनिकस ने क्या बोला कि अपने सोलर सिस्टम का सेंटर जो है सन है। सोलर सिस्टम, इसके लिए उसको नाम दिया सोलर। सोलर रेफर्स टू सन। ठीक है, वो उसके आजू बाजू में सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, अर्थ को इंक्लूड करके। फिर उन्होंने बताया कि वो जो घूमते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे केपलर जो थे, उन्होंने उनके गुरु के, उनके टीचर के, या फिर जाने माने हस्ती टाइको ब्राहो,
के बारे में स्टडी किया, उनकी किताबें पढ़ी, उनकी किताबों से छाट कर सर्च कर निकाला और उन्होंने फिर बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, और उनके ऊपर वो बेस्ड 3 लॉ है। तो तीनों लॉ क्या है हम समझते हैं। पहले लॉ का रिलेशनशिप है ऑर्बिट से, दूसरे लॉ का रिलेशनशिप है एरिया से, और तीसरे लॉ का रिलेशनशिप है पीरियड से। ठीक है, उसने केपलर की फर्स्ट लॉ को अभी, ठीक है, केपलर्स फर्स्ट लॉ। मैंने आपसे कहा था केपलर का फर्स्ट लॉ किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर डिपेंड है। केपलर का फर्स्ट लॉ पूरी तरह डिपेंड करता है उसके शेप में, थोड़ा बहुत एरिया के बारे में बताएगा वो, और अपने को बताएगा कि कैसा। ठीक है, चलो मान लो कि केपलर ने सबसे पहले क्या कहा, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले उसने कहा कि जिस ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जिस ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है ना, उसका शेप सर्कुलर नहीं है, वो है एलिप्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब एलिप्स शेप होता क्या है? एलिप्स शेप इज नॉट राउंड, नॉट सर्कुलर, इट इज समवhat लाइक दिस। ठीक है, इस शेप का होता है बेसिकली। आई एम नॉट वेरी करेक्ट बट देन ऐसा। ठीक है, और इसके कितने फोकस होते हैं? 2 फोकाई होते हैं, फोकस 1, फोकस 2। और इन दोनों फोकस में से कोई भी एक ऐसा फोकस होगा जिसमें सन होगा, जिसमें सन होगा, ये हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो मान लो इसमें सन है, फर्स्ट में फोकाई 1 में सन है। ओके, और वो क्या कहते हैं, ये प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे प्लैनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या बताया, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स। तो उसने पहले क्या बताया कि जो ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट है किसका, ऑफ एन ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट इज क्या, एलिप्स। एलिप्स क्या है? शेप, आकार, एलिप्स मतलब ऐसे शेप का एलिप्स इसको बोलते हैं। ठीक है, उसने दूसरी बात क्या बताया, विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। इसका मतलब इन 2 फोकस में से कहीं तो एक में क्या है, सन आधारित है, या तो F1 में या तो F2 में। ठीक है, तीसरा वो क्या बोलता है पता है, यदि मैं PF1 प्लस PF2 ऐसा करूं तो ऐड करने पे इसका आंसर जो आएगा वो हर जगह से, हर बाजू से, हर डायरेक्शन से सेम रहेगा। एग्जांपल के तौर पे समझो अभी मेरा अर्थ यहां पे है और इसको मैंने ऐसा ऐड कर लिया, तो ये P, ये प्लैनेट है ना P, प्लैनेट P पकड़ लेते हैं, PF1 प्लस PF2 को मैं अगर करूं और मान लो कि अपने को मिलता है लाइक 1000 किलोमीटर। ठीक है, कितना मिलता है? 1000 किलोमीटर। और वही चीज अब मेरा अर्थ वहां से चलते चलते यहाँ पे आएगा, तो ये प्लैनेट है, अब मैं ये इसको प्लस करूं और इसको प्लस करूं तो भी आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक, उस तरीके से यहाँ से मैं इसको और इसको भी प्लस करूं तो आंसर सेम आएगा। और मेरा समझो प्लैनेट अभी यहाँ पे पहुंच गया है, प्लैनेट मेरा यहाँ पे पहुंच गया है, तो अब भी क्या होगा, ये जो PF1 और ये PF2 आंसर आएगा 1000 किलोमीटर की। तो ये इसने फर्स्ट लॉ में बताया आपने को, केपलर के फर्स्ट लॉ में। तो केपलर की फर्स्ट लॉ में हमको क्या क्या समझा, सबसे पहले उसका शेप क्या है, एलिप्स शेप है। उसका शेप क्या है, एलिप्स शेप है। उसमें कितने फोकाई होते हैं? 2, उनमें से एक फोकाई में क्या है, सन। और क्या बताया उसने, यदि प्लैनेट का मेजरमेंट में किसी भी जगह से करूं, हाँ जब भी करूं तो उसका आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट मतलब सेम। इतने में कोई डाउट? ऑलराइट, चलो अभी समझते हैं केपलर के सेकंड लॉ को। फर्स्ट लॉ हमने अंडरस्टैंड किया, अभी सेकंड लॉ को समझते हैं। सेकंड लॉ में क्या होता है, देखो शेप तो पता चल गया, शेप कौन सा है उसका, एलिप्टिकल शेप है ऑर्बिट का। ठीक है, और मैंने क्या बताया, 2 फोकस होता है, जैसे कि फोकस 1 और फोकस 2, और एक फोकस में क्या होता है, सन होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब सेकंड में वो क्या बोलता है, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जो लाइन प्लैनेट और सन को जोड़ता है, ज्वाइन करता है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं बारीकी से और अच्छे से समझो। यहां से कोई प्लैनेट यहां तक आया और उसने समझो पर्टिकुलरली लाइक से 30 डेज ले लिया। कितना? 30 डेज। ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम। फिर वापस प्लैनेट यहां से, ठीक है, I'm sorry, एक मिनट, समझो प्लैनेट ऐसा कुछ सन से ये प्लैनेट पे गया, ठीक है, तो यहां से जब तुम यहां जाए, यहां पे भी समझो 30 डेज
मिल गया उसको। अब इस चीज को समझ लेना, अगर टाइम सेम हो ना, 30 दिन का, 20 दिन का, 7 दिन का, 40 दिन का, जब भी प्लैनेट को मैं सेम टाइम दूंगा तो याद रखना जो एरिया उसने कवर किया रहेगा वो भी सेम रहेगा, जो एरिया उसने कवर किया रहेगा वो भी सेम रहेगा। ठीक है, इसके लिए बोल सकता हूं कि अगर एरिया 1 कवर किया और ये एरिया 2, और यहां पे से समझ लो, यहां पे से भी प्लैनेट ने कुछ ऐसा एरिया ले लिया इधर तक, लेकिन वापस 30 डेज का टाइम है, तो ये जो एरिया कवर करता है ना, इसके अंदर का एरिया, सॉरी ये जो एरिया कवर कर रहा है ना, वो एरिया कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। कैसा रहेगा, इक्वल। मतलब समझो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया उसने कवर किया 30 दिन में, इधर भी। अब कोई भी कोने से, कोई भी एंगल से, कोई भी साइड से, जहां पे प्लैनेट है कोई भी साइड से अगर आप 30 दिन का मेजरमेंट लेते हो तो एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि जो A1 है वो किसको इक्वल है, A2 को, और A2 किसको है, A3 को। क्यों, इसमें एक कॉमन बात क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस क्या होना चाहिए, उनका टाइम सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम टाइम में वो सेम ही एरिया कवर करेगा। वही उसने एक्सप्लेन किया है, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जो लाइन प्लैनेट और सन में जॉइन होती है उसमें एरिया कैसे कवर होता है, इक्वल एरिया। किसमें, इक्वल एरिया ऑफ टाइम में। 7 डेज के लिए मैंने यहाँ पे लिया तो भी सेम एरिया, 7 डेज के लिए यहाँ पे लिया तो भी सेम एरिया, 7 डेज से, मतलब कोई भी एंगल से मैं अगर उसका एरिया मेजर करूं और डेज अगर सिर्फ 7 हो या डेज सेम हो तो उसका जो एरिया कवर किया रहेगा वो भी सेम। मान लो कि मैंने यहाँ पे 100 किलोमीटर यूज किया है, 90 किलोमीटर एरिया कवर किया है, तो यहाँ पे भी 90 किलोमीटर एरिया, यहाँ पे भी 90 किलोमीटर एरिया, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे 30 दिन में 100 किलोमीटर किया तो यहाँ पे कुछ अलग और यहाँ पे कुछ अलग, ऐसा नहीं है। एरिया सेम कवर करेगा वो, बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो टाइम सबको मिल रहा है वो कैसा होना चाहिए, सेम। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एरिया कवर होगा, फिर वो किसी भी दिशा में हो, किसी भी पार्ट में हो, किसी भी दिशा में हो, किसी भी पार्ट में हो। इज दैट क्लियर, श्योर, ओके। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं Kepler's थर्ड लॉ की तरफ। के थर्ड लॉ को, केपलर का थर्ड लॉ में क्या बताता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं तरीके से। यहाँ पे दो टर्म्स के इस्तेमाल होंगे, टी। पहले टी का मतलब समझ लो। यहाँ पे क्या होता है, टाइम टेकन बाय द प्लैनेट फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। मतलब समझो ये एलिप्स है और ये है सन, ठीक है। तो कोई प्लैनेट जब एक पूरा रिवॉल्यूशन लेता है उसको बोलते हैं बेसिकली पीरियड, और यहाँ पे उस टर्म को बोला है टी, मतलब टाइम टेकन। तो जब वो एक सर्कल लेता है पूरा, ठीक है, उसकी बात कर रहा है वो, ओके। तो यहाँ पे टी वो रेफर करता है। और दूसरा टर्म यहाँ पे है आर। दूसरा टर्म क्या है, आर। दो फोकाई होते हैं ना, दूसरा टर्म है आर। आर का मतलब क्या होता है, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, बेसिकली एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। इस एवरेज डिस्टेंस पे है वो, ठीक है। इसे प्लैनेट में पता है पूरा चक्कर काटता है, यहां से लेके जब प्लैनेट पूरा यहां तक चक्कर काटता है तो इसको हम बोलते हैं टी, बेसिकली इसको टी कंसीडर किया यहां पे, मतलब पीरियड, टाइम टेन, कितना टाइम लिया है उस चक्कर काटने के लिए, कितना टाइम लिया है, ठीक है। वापस बता रहा हूं कितना टाइम लिया है, लाइक 365 days और blah blah days, whatever, you know, like earth takes 365 days for the same, right। और ये क्या होता है, मीन डिस्टेंस उसका हम कंसीडर कर सकते हैं यहां से, ठीक है। ये हो गया उसका रेडियस बेसिकली, ठीक है। इसको हम आर पकड़ते हैं, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट का एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। एवरेज कहां से, उस सन से बेसिकली, या फिर उस फोकाई से, या फिर रेडियस से, ठीक है, सेंटर से हम बोल सकते हैं, ओके। इतना क्लियर है। अब समझते हैं इस थर्ड लॉ में क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, पीरियड मैंने टी बताया था, टी मतलब क्या होता है यहाँ पे पीरियड। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, स्क्वायर जो ये टाइम लेने वाला पीरियड है किसका, प्लैनेट का, एक पूरा चक्कर काटने के लिए, उसका अगर मैं स्क्वायर लूं, किसके किसके चक्कर काटता है वो, सूरज के, सन के, मतलब सन का जो रिवॉल्यूशन करता है उसके लिए जो टाइम लगता है उसका मैंने स्क्वायर लिया, इसके लिए कहा है स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, प्लैनेट का, ठीक है। जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट के क्यूब को, किसको, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट के क्यूब को। तो मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट मैंने पकड़ा हुआ आर, ठीक है, और उसके क्यूब को, तो उसका मैं कांस्टेंट निकालो तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू के, ठीक है।
तो थर्ड लॉ में उसने ये एक्सप्लेन किया है कि मेजरमेंट क्या है कि अगर मैं उस टाइम का स्क्वायर निकालूं, कितना 365 डेज का अगर मैं स्क्वायर निकालूं, अर्थ के हिसाब से हम लोग कंसीडर करते हैं, 365 डेज का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो वो किसको इक्वल रहेगा, वो उसके मीन डिस्टेंस के प्लैनेट के मीन डिस्टेंस के क्यूब को, मतलब 3 टाइम्स को। स्क्वायर मतलब 365 × 365, ये हो गया टाइम लगा हुआ, कितना टाइम लगा अर्थ के हिसाब से, और उसका मीन डिस्टेंस बोले तो, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट बोले तो जो उसका प्लैनेट का मीन डिस्टेंस रहेगा उसका क्यूब करने का, तो वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसको। इज दैट क्लियर? और उसको कांस्टेंट में ले जाऊंगा तो यू नो लाइक द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड अपॉन द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। तो ये तीन चीज केपलर ने अपने बारे में, अपना प्लैनेट्स के और उसके सर्कुलर मोशन, ऑर्बिट्स के बारे में, मोशन क्या बताया। तो हम लोग वापस से रिवीजन करते हैं, समरी करते हैं। फर्स्ट उसमें क्या बताया उसने, शेप कौन सा है, एलिप्स। इतने कितने फोकाई होते हैं, 2, उनमें से एक फोकाई में क्या होता है, सन, ठीक है। और क्या बताया, जो एरिया वो कवर करता है कोई भी डायरेक्शन से, प्लैनेट का और सन का जो एरिया होगा वो कहीं से भी लेंगे तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। दूसरी बात उसने दूसरे में क्या बताया कि अगर मैं एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टाइम की बात करता हूं, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में से मैं किसी भी दिशा में से अगर मेजरमेंट करूं तो एरिया जो कवर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। प्रॉपर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर लूंगा तो डिस्टेंस जो एरिया कवर रहेगा वो भी इक्वल रहेगा, सो इट्स इक्वल एरिया। तीसरे में क्या बताया कि अगर मैं टाइम पीरियड का स्क्वायर लूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके मीन डिस्टेंस को, किसके मीन डिस्टेंस को, प्लैनेट के, मतलब हो जाएगा t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और उसको कांस्टेंट में लूंगा तो t स्क्वायर अपॉन r क्यूब विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दिस थ्री लॉज हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय केपलर ऑन द बेसिस ऑफ टाइको ब्रैग, ठीक है, जिसने कुछ किताबें लिखी थी, ठीक है। तब तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी देखने के लिए, हम नेकेड ऐसे देखते थे। और सबसे पहले मैंने क्या बताया, कौन था ग्रीक साइंटिस्ट, कौन, हाँ पॉलिनी, जिसने क्या बोला था कि अर्थ ये सेंटर है, जिसका अर्थ सेंटर है अपने यूनिवर्स का, उसके आगे कुछ सारे प्लैनेट, स्टार्स और सूरज चक्कर काटता, बट दैट वाज रॉन्ग। फिर कोपरनिकस ने क्या बोला, कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो है सूरज, और उसके आजू बाजू में सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। तो वो थियरी ऐसे करते करते आई, ठीक है। थैंक यू।